हेलो हाय दोस्तों। आज मैं आपको कृषि विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी एग्रोनॉमी पढ़ाने जा रहा हूँ, कृषि विज्ञान। तो मेरा नाम देव है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकाई 7 अध्याय है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय 1 में आता है फसलों का वर्गीकरण, 2 में आता है फसलों की खेती, 3 में आता है फसल प्रणाली, 4 में आता है मृदा एवं जल प्रबंधन, 5 में आता है खरपतवार प्रबंधन, 6 में आता है कृषि क्षेत्र में हाल के रुझान, 7 में आता है कृषि अर्थशास्त्र। तो पहला पढ़ते हैं फसलों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। फसल की परिभाषा। पौधे के एक ऐसे समूह को जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है, जो मनुष्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसे फसल कहते हैं। दूसरे शब्दों में आर्थिक महत्व वाले पौधों का ऐसा समूह जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उगाया गया हो और फसल कहा जाता है। जैसे कि कह रहा है कि पौधे के कुछ ऐसे समूह हैं जो कि मनुष्य किसी न किसी रूप अपने उपयोग यानी अपने लिए अपने उपयोग के लिए ही उपजाता है, चाहे उसकी अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसे फसल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम धान उगा रहे हैं, हम गेहूँ उगा रहे हैं, हम कपास उगा रहे हैं, ये सब फसल कहलाएंगे क्योंकि हम इसका उपयोग कर रहे हैं, इसलिए उसे फसल कहा जाता है। क्रॉप्स रिफर्स ऑफ प्लांट सोन एंड हार्वेस्टेड by the main economic purpose, or crop in defined is assembly or agreement useful plant which man can know how to use। फसलों में मनुष्य के भोजन, कपड़ा, ईंधन, औषधि, लकड़ी, मसाला इत्यादि प्रदान करती है। फसल के द्वारा पशुओं तथा पक्षियों के लिए चारा, दाना आदि प्राप्त होते हैं। फसलों के द्वारा बहुत से उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है, उदाहरण चीनी उद्योग, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग, चाय उद्योग इत्यादि। भोजन, मान लीजिए कि फसल होगा तो भोजन चाहिए ही, मनुष्य है तो भोजन चाहिए ही, कपड़ा चाहिए ही, ईंधन चाहिए ही, औषधि चाहिए ही, लकड़ी चाहिए ही, मसाला भी चाहिए। ये सब प्रदान जो करता है। पशु पक्षी के लिए दाना भी चाहिए। पशु में ये है, गाय है तो उसको चारा चाहिए, पक्षी है तो उसको दाना चाहिए। इस सब के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। और चीनी उद्योग भी फसल ही से जुड़ा हुआ है, कागज़ भी फसलें से जुड़ा हुआ है, कपड़ा भी, टेक्सटाइल भी उसी से जुड़ा हुआ है, चाय उद्योग भी उसी से जुड़ा हुआ है, सब फसल से जुड़ा हुआ है, यानी सब फसल से जुड़ा हुआ है। पौधों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन एवं ऊर्जा मनुष्यों को प्रदान करता है। ऑक्सीजन के बिना प्राणियों की जीवन संभव नहीं है। विश्व के सभी प्राणियों के जीव प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में हर एक पौधे निर्भर करता है। यदि धरती समस्त वनस्पतियों से नष्ट हो जाती है तो कुछ समय बाद धीरे धीरे सभी समाप्त हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि पौधा है तो आप जानते ही ये पौधा क्या करता है। पौधा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 लेता है, O2 छोड़ता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, O2 छोड़ता है, जिससे हम लोग वातावरण भी स्वच्छ होता है। वातावरण भी स्वच्छ होता है और शुद्ध हवा मिलता है, हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है। सब जीव के लिए ऑक्सीजन ज़रूरत है ही, जो भी जीव है धरती में सबको ऑक्सीजन चाहिए। इससे हरा भरा रहता है। वनस्पतियाँ नष्ट हो जाएगी तो धीरे धीरे माने ये जीवन भी समाप्त हो जाएगा। फसलों के वर्गीकरण के उनके जीवन चक्र, उपजाने के ऋतु, उपयोग इत्यादि आधार पर किया जाता है। अब आते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। फसलों के वितरण पर जलवायु महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। फसलों के अंकुरित वृद्धि पकने के लिए निश्चित तापमान, वातावरण की आर्द्रता, वायु वेग, वर्षा प्रचंडता
एवं समय आदि पर निर्भर करता है। ऋतुओं के आधार पर फसलों को हमारे देश में 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसा कि देख रहे हैं कि ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। पहला आता है खरीफ। आप सब जानते ही हैं 3 ऋतु आता है, खरीफ, रबी, जायद। तो पहले देख लेते हैं खरीफ। खरीफ ऋतुओं में वातावरण में ऊंचा तापमान एवं आर्द्रता पाई जाती है। बरानी अर्थात जिन भूमियों में सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, वहां पर वर्षा आरंभ होने पर फसलों की बुवाई जून जुलाई में करते हैं। सिंचित क्षेत्रों में जुताई पाटा करके वर्षा के कुछ समय पूर्व ही फसलों बोई जाती है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, उड़द, जूट, कपास, लोबिया इत्यादि इस वर्ग की मुख्य फसलें हैं। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में करते हैं। इसमें मुख्य फसल आता है धान, मक्का, ज्वार, मूंगफली, उड़द, जूट, लोबिया इत्यादि। इस ऋतु में, खरीफ ऋतु में वातावरण ऊंचा होना चाहिए, आर्द्रता भी होना चाहिए, ऊंचा भी होना चाहिए, और साथ में वर्षा का मानसून भी चालू हो जाता है उस समय से, जून जुलाई में। इसमें बुआई करते हैं। अब बात आता है रबी। रबी इस वर्ग की फसलों में अंकुरण एवं प्रारंभिक वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु एवं अल्प प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। इनको पकने के लिए अधिक तापमान के साथ ही दीर्घ प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। ये फसलें अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है। उदाहरण गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, लाही, आलू, जई, बरसीम इत्यादि। इस वर्ग की फसलों के लिए वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु यानी ठंडा जलवायु होना चाहिए और अल्प प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। मतलब कि इसका साधारण शब्दों में इसको कह सकते हैं कि जमने के लिए इसको अंकुरित होने के लिए ठंडा होना चाहिए वातावरण। और जब फसल पकने लगता है तो उसको ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अक्टूबर नवंबर में इसका हम लोग बुआई करते हैं। अब इसका कौन कौन सा फसल आता है तो गेहूँ है, जौ है, चना है, मटर है, मसूर है, सरसों है, लाही है, आलू है, जई, बरसीम इत्यादि है। अब आते हैं गर्मा। गर्मा आते हैं। इस वर्ग की फसल अधिक तापमान एवं अधिक प्रकाश काल में वृद्धि करती है। इन फसलों में सूखा, गर्म हवा एवं लू सहने की क्षमता पाई जाती है। इन फसलों को फरवरी मार्च में लगाया जाता है, जैसे धान, मूंग, उड़द, खरबूजा, तरबूजा, सूरजमुखी, लोबिया आदि। जो गर्मा होता है इसको जायद भी बोलते हैं, जायद। इसमें होता ये है कि इस फसल को लगाते समय लू सहने की क्षमता ज़्यादा होती है। लू सहने का मतलब क्या? गर्म हवा का, जैसे कि फरवरी मार्च में गर्म हवा चलता रहता है तो इस समय वो सबको ज़्यादा ये चाहिए। इसमें ककड़ी भी आ जाता है, तरबूजा भी आ जाता है, खीरा भी आ जाता है, परवल भी आ जाता है, सूरजमुखी आ जाता है, मूंग आ जाता है। यानी इसको पकते समय फलते फूलते रहते समय इसको गर्म हवा, तेज हवा की आवश्यकता पड़ती है। इसको गर्म हवा की लू सहने की क्षमता अधिक पाई जाती है इस सब चीज़ में। अब इसका जीवन देख लेते हैं। जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। फसलें अपनी पूर्ण वृद्धि एवं विकास के लिए कितनी समय लेगी, इसकी आधार पर इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। फसल चक्र का क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप द बेसिक ऑफ लाइफ साइकिल इस 3 वर्ष के लिए होता है। 1 वर्षीय होता है, द्विवर्षीय होता है, बहुवर्षीय होता है। इस वर्ग की फसलों में अपनी जीवन चक्र में 1 साल से या इससे
कम समय में पूरा कर लेती है। इस अवधि को उगाने के लेकर पकने तक समय सम्मिलित है, जैसे धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, चना, मसूर, सोयाबीन, सरसों, पालक इत्यादि। यानी ये सब एक साल में, आपको एक साल के मतलब कम ही समय में ये सब पक के तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, चना, मसूर, सोयाबीन, सरसों, पालक, ये सब एक वर्ष में हो जाता है। द्विवर्ष में होता ये है कि इस वर्ष में वनस्पतिक वृद्धि और इस दूसरे वर्ष में फूल आदि बीज तैयार करते हैं। इसमें इसका जीवन चक्र माने ये नाम ही से मैंने समझ में आ रहा है कि द्विवर्षीय यानी 2 वर्ष, 2 साल में ये अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। जैसे चुकंदर हो गया, प्याज हो गया। अब तीसरा का आते हैं बहुवर्षीय। इस बहुवर्षीय में से मालूम ही चल रहा है कि ये 2 वर्ष से अधिक लेगा। इस वर्ग की फसल में अपनी जीवन चक्र 2 साल या अधिक समय से पूरा करती है। ये अनेक वर्षों तक जीवित रहती है। साथ ही एक वर्षीय द्विवर्षीय फसलों में समान फूल एवं फल बीज तैयार के बाद इनका जीवन चक्र जारी रहता है। ये बहुवर्ष तक रहते हैं, मतलब कि ये काफ़ी समय तक रहते हैं। 3 वर्ष तक भी हो जाएगा, 4 वर्ष तक भी हो जाएगा, या तो रहेगा ही, जैसे कि ये खत्म ही नहीं होगा, वो अपने आप उगेगा, ये होगा। इसलिए जैसे नेपियर घास, रिजिका इत्यादि। अब आर्थिक महत्व के आधार पर वर्गीकरण। आर्थिक महत्व के आधार पर वर्गीकरण। इस वर्गीकरण को सस वर्गीकरण भी कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। इसमें फसलों के उनके उपयोग आधार पर निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। अनाज की फसलें और धान्य फसलें। इस वर्ग की फसलों में 2 अनाज के रूप में खाने उपयोग में आते हैं। इस वनस्पतिक अंग के पशु को खिलाने के काम आता है। इसके अंतर्गत धान, गेहूं, जौ के अलावा मिल्टेस, मक्का, ज्वार, बाजरा, छोटी मिल्टेस जैसे सावा, कोडी, चीना, काकून, मरुआ, कुटकी इत्यादि फसलें आती है। दलहनी फसलें। अनाज की फसल तो समझिएगा कि जो हम अनाज के रूप में लेते हैं, वो जैसे मक्का, ज्वार, मोटा जो अनाज होता है, वो सब, ये सब अनाज की फसलें में आ गया। और दलहनी फसलें, इन फसलों के दानों में बीज में प्रोटीन का मुख्य स्रोत रूप प्रयोग से किया जाता है। इन्हें दाल के रूप में खाया जाता है। इसके अंतर्गत अरहर, चना, मूंग, उड़द, मटर, खेसारी इत्यादि। दलहनी फसलें के बारे में आपको मैं समझा देता हूँ कि जो बीज में दो डाल मतलब 2 बीज उसमें रहेगा, उसको हम दलहनी फसल कहते हैं। जैसे उसको हम द्विबीजपत्री भी बीज भी कह सकते हैं। बॉटनी वनस्पति में कहा जाता है द्विबीजपत्रीय है। ये अनाज की फसलें, ये सब जो है ना, धान, गेहूँ, ये सब एक बीजपत्रीय है। एक बीज होते हैं उसमें। इस दलहनी फसलें में 2 बीज होते हैं। चना हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, मसूर हो गया, मटर हो गया, खेसारी हो गया। इस सब में 2 बीज होते हैं। अब आते हैं तीसरा, तेलहन की फसलें। इस वर्ग में तेलहनी फसलों में, इस वर्ग में बीज से जो तेल निकलता हो, उसी को तेलहनी फसलें भी कहते हैं, जिसके दाने बीज में तेल प्रमुख स्रोत है। इस वर्ग में राई, सरसों, तीसी, कुसुम, मूंगफली, तिल, अंडी, सोयाबीन, सूरजमुखी इत्यादि प्रमुख है। जिसमें तेल निकलेगा वो तिलहनी फसलें हो गई, रेशे वाली फसलें। देखिए, इस वर्ग की फसलों में जीव उपयोगी वस्तु जैसे कपड़ा, रस्सा, बोरा, टाट, रेशा प्राप्त हो। इस वर्ग में कपास, जूट, पटसन, सनई प्रमुख है। चारे की फसलें। इस अंतर्गत आने वाली फसलें केवल चारा प्राप्त करने के लिए उगाया जाता है। इस प्रयोग में हरे सूखे चारे रूप में कसते हैं। इस वर्ग में बाजरा, कुल्थी, ग्वार, मक्का, बरसीम,
बरसीम, नेपियर, जेई, जौ, लोबिया, सेजी, नेपियर घास, गिनी घास इत्यादि होते हैं। चारे की फसलें मतलब कि चारे की फसलें वो हो गया कि जैसे कि जानवर सूखा माने कि जानवर जो खाते हैं पशु, उसको चारे की फसलें कहते हैं। रेशे वाले तो समझिए गए होंगे, जैसे कि जिसमें रेशा हो, लंबा लंबा धागा हो, फाइबर हो उसमें, जैसे कि उससे अब कपड़ा बनता है, कपास से कपड़ा बनेगा, जूट से बोरा बनेगा, पटसन हो गया, ये सब हो गया, ये सबसे सने यूने ये सबसे ये होता है। चारे की फसलें समझिए रहे, नेपियर घास हो गया, जई हो गया, जौ हो गया, मसूरी हो गया, मसूरिया हो गया, बाजरा हो गया, इस ग्वार हो गया, ये सब चारे की फसल में भी आते हैं। अब सकरा की फसलें, सकरा का मतलब हो गया शुगर क्रॉप्स, मतलब कि आप समझिए ना, सकराही से आप समझ जा रहे हैं कि इसमें चीनी होगा, जो चीनी तैयार करने के लिए ये होगा। इसमें दो फसलें प्रमुख होती है चीनी के लिए, गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, सब्जी वाली फसलें। इन फसलों में प्रवृत्त जड़ों तथा तनों साथ पत्तों के खाने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण आलू, प्याज, बैगन, भिंडी, मूली, नेनुआ, परवल, टिंडा, बोडी, सलजम, मेथी, पालक, धनिया। वेजिटेबल क्रॉप्स, सब्जी की फसलें जो कि हम लोग सब्जी में प्रयोग करते हैं, वेजिटेबल में, ये सब आलू, प्याज, बैगन, भिंडी, मूली, ये सब चीज़ जो हम सब्जी में खाते हैं वो सब्जी की फसलें हो गया। अब उत्तेजक फसलें, इन फसलों में शरीर में उत्तेजना आती है, यानी निकोटीन आती है। ये तंबाकू, चाय, कॉफ़ी इत्यादि उत्तेजक फसल है। जैसे कि इस सब चीज़ करने में उत्तेजना प्राप्त होती है, यानी कि उत्तेजना मतलब कि उससे हमको दिमाग में थोड़ा सा विकसित होते हैं, दिमाग में थोड़ा हलचल मच जाती है। जैसे कि तंबाकू से होता है, चाय से होता है, इस समय उत्तेजक फसल है ये सब। ये फसल जो है, ये सब धान्य फसल भी इसको कहा जाता है। धान्य फसल मतलब कि इससे विदेशी मुद्रा भी हमें प्राप्त होती है, ये सब धान्य फसलें हैं। इसको स्टिमुलेंट क्रॉप्स भी कहते हैं। उत्तेजक फसलें, जड़ एवं तथा कंद वाली फसलें, इस फसलों में प्रवृत्त जड़ों तथा तनों खाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें आलू, शकरकंद, गाजर, मूली, शलजम। इस जड़ तथा कंद वाली फसलें में जड़ का मतलब होता है कि जो गाजर है वो जड़ है, मूली जड़ है, आलू जड़ नहीं है, आलू तना है। आलू को कभी जड़ मत कहिएगा, क्योंकि आलू तना वाला फसल है, तब भी वो इसी श्रेणी में आते हैं, जड़ एवं कंद वाली फसलें, रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स। अब मसाले वाली फसलें, इस फसलों के स्वाद, खुशबू के लिए मसाले, सब्जी, अचार एवं कुछ खास पकवानों के प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत जीरा, धनिया, सौंफ, इलायची, हल्दी, अदरक, मेथी, मिर्च, लहसुन, प्याज, तेजपत्ता आते हैं। मसाले वाली फसलें में आते हैं इलायची, हल्दी, मेथी, मिर्च, लहसुन, तेजपत्ता, ये सब मसाले वाली फसलें हो गई, जिसमें सब्जी के लिए प्रयोग कर सकते हैं, हम सब्जी में डालते हैं हम लोग, चाहे स्वाद के लिए, खुशबू के लिए करते हैं लोग, अचार में भी डाल सकते हैं लोग, खास पकवान बनाते हैं लोग तो भी डालते हैं लोग। जैसे कि खास पकवान में कुछ ऐसे मसाले हो जाते हैं कि जो कि कॉस्टली होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पोस्ता दाना हो गया, खसखस हो गया, ये सब ये केसर हो गया, ये सब में ये खास मसाले हैं, खास पकवान भी बनते हैं। औषधि फसलें, इन फसलों के तने, जड़, पत्ते एवं पंचांग प्रयोग औषधि उत्पादन में किया जाता है। तुलसी, मेथा, पिपरामिंट, पुदीना, इसबगोल, आर्टिमिसिया, कालमेघ, ग्वारपाठा या घृतकुमारी, सर्पगंधा, अश्वगंधा, गिलोय, आंवला, हरे, बहेरा, धतूरा फसलों के उपयोग में औषधि के रूप में किया जाता है। औषधि माने कि ये हम लोग दवाई के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे तुलसी हुआ, तुलसी बहुत चीज़ में करता है। पिपरामिंट हुआ, पिपरामिंट भी पुदीने से प्राप्त होते हैं। ये कमलगट्ठा हुआ, गिलोय हुआ, गिलोय आजकल आप तो सुने ही होंगे कि ये कोरोना ये काल में खूब गिलोय आज चला है, गिलोय का पौधा चला है, क्योंकि उसमें ये बैक्टीरिया समाप्त करने की ताकत होती है। आंवला भी बहुत ये होता है, आंवला ये च्यवनप्राश भी आंवले ही से बनते हैं। हरे, बहेरा, धतूरा, सब औषधीय फसल है। फल वाली फसलें, इन फसलों में पुष्प, अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प अन्य भागों से फूल में विकास होता है। आम,
अमरूद, लीची, कटहल, जामुन, सेब, नाशपाती, अनार, नारियल, केला, नारंगी, मौसमी, अंगूर, अनानास, खरबूजा, तरबूजा, सिंघाड़ा, पपीता, बेर, खीरा, ककड़ी आते हैं। इसका अंडाशय अतिरिक्त पुष्प अन्य भागों में फलों में विकसित होता है, यानी इसका जो अंडाशय होता है पुष्प से अन्य भागों में फलों में विकसित हो जाता है, इसको हम फल कहते हैं। और हर एक फल में बीज जरूर होना चाहिए, तभी उसको फल की श्रेणी में हम लोग रखते हैं लोग। और वो फसली फसलें, इस वर्ग का अधिकांश फसलों में अर्क गुड्डे के प्रयोग के शरीर के उत्तेजना आती है। इस मुख्य फसल के लिए तौर पर चाय, कॉफ़ी, कोक, जिसमें चॉकलेट बनाई जाती है, के अतिरिक्त रबर की भी खेती है। इस वर्ग फसल में गुद्दे का शरीर उत्तेजना आती है, उसके गुद्दे से वो ये आती है, जैसे चाय हो गया, काफ़ी हो गया, उसके गुद्दे में आता है कोक का ये कोको भी उसको कहा जाता है, उससे चॉकलेट बनता है। कोको का फल होता है, उसको ये बीज को निकाला जाता है, बीज को तैयार करके उसको सुखाया जाता है, सुखा के उसको फिर उसके बाद से उसको रोस्टिंग किया जाता है, उससे चॉकलेट बनाया जाता है। रबर का जन्मे करते हैं, रबर का पेड़ होता है, उसको काटा जाता है, काट उसमें उसमें से जो दूध निकलता है, जो रस निकलता है, उसको जमाया जाता है, उसको जुटा के उसको फैक्ट्री भेजा जाता है, तो उससे रबर तैयार होता है। वनस्पतिक परिवार के आधार पर वर्गीकरण। फसलों के वर्गीकरण के वनस्पतिक परिवार के आधार पर निम्नलिखित रूप से किया जाता है। घास परिवार। अब देखिए वनस्पतिक परिवार के माने क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक ऑफ बॉटनिकल फैमिली। घास परिवार में किसके अंतर्गत धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना मुख्य फसलें हैं। दलहनी फसलें में आ गया मटर, चना, मूंग, मसूर, उड़द, अरहर, सोयाबीन, सरई, ढांचा, लोबिया इस काल में की मुख्य फसलें हैं। सरसों परिवार, इसमें सरसों, राई, तुरई मुख्य फसल है। कपास परिवार, इसमें पटसन, कपास फसलें हैं। आलू परिवार, इस कुल के मुख्य फसल टमाटर, बैगन, तंबाकू फसल है। जूट परिवार, जूट इस कुल की मुख्य फसल है। अलसी परिवार, लेकेफेकिक फैमिली, अलसी या टीसी परिवार के मुख्य फसल हैं। सूरजमुखी परिवार, सूरजमुखी इसकी मुख्य फसल है। रेडी या अरडी परिवार, इस परिवार की मुख्य अरंडी है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। अगर मेरा पढ़ाई अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जो भी दिक्कत हो हमको कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको उसका उत्तर बताएंगे। उसका कोई भी आपको दिक्कत होगा उसका आप हमको कमेंट में पूछिए, हम आपको बताएंगे।